इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर प्रीलिम्स एग्जाम की सीरीज की आज है क्लास 2। इससे पहले की क्लास में मैंने आपको बताया कि किस तरह से बैकवर्ड लिंक क्वेश्चन और फॉरवर्ड लिंक क्वेश्चन बनते हैं, यानी कोई भी टॉपिक जो हर आयोग का फेवरेट होता उससे पिछले सालों में क्या क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और आने वाले सालों में क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और इसी सीरीज में आज है क्लास 2। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माई क्लास। और आज मैं अपनी क्लास शुरू करने से पहले जिन स्टूडेंट्स ने मेरी क्लास अभी तक नहीं देखी उनको एक छोटा सा एग्जाम्पल दे करके बताती हूँ। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसे निकालते हैं ये मैंने आपको अपनी एक वीडियो के थ्रू बताया है, लेकिन एक एग्जाम्पल ये है जैसे कि जयप्रकाश नारायण, जो लोग भी प्रीलिम्स का एग्जाम दे रहे हैं, चाहे वो किसी भी आयोग का दे रहे हो, बीपीएससी, एमपीएससी, यूपीपीसीएस, यूपीएससी या कोई भी एग्जाम दे रहे हो, उनको पता होगा कि जयप्रकाश नारायण एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है किसी भी आयोग के लिए। और जयप्रकाश नारायण से अभी तक कुछ क्वेश्चंस बार बार पूछे गए जो आप ल्यूसेंट से भी पढ़ के याद कर लेते हैं और आपको लगता है वही क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस बार भी। और जैसे एग्जामिनेशन हॉल में उस टॉपिक से एक स्टेप आगे बढ़ के क्वेश्चन पूछा जाता है, आपका वो क्वेश्चन गलत हो जाता है और इतनी अच्छी प्रिपरेशन के बावजूद आपका प्रीलिम्स नहीं हो पाता है। जैसे कि जयप्रकाश नारायण को किस चीज की उपाधि दी गई थी? लोकनायक की उपाधि दी गई थी। लोकनायक की उपाधि किसे दी गई थी? जयप्रकाश नारायण को दी गई थी। ये क्वेश्चन कई मर्तबा पूछा जा चुका है, इसलिए इसको हम नहीं लर्न करेंगे, ये आपको याद है। दूसरा, जयप्रकाश नारायण इनमें से किस पे संबंधित है? तो समाजवादी से और क्रांतिकारी से, ये भी आपको बहुत अच्छे से लर्न है। तीसरा, सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1934 में हुआ, उस समय उसके सचिव कौन थे? तो सोशलिस्ट पार्टी का गठन जब हुआ उस समय उसके सचिव थे जयप्रकाश नारायण। ये भी आपको बहुत अच्छे से लर्न है। क्यों? क्योंकि ये तीन क्वेश्चन अधिकतर एग्जाम में बार बार पूछे गए और बार बार पढ़ते पढ़ते आप स्टूडेंट्स को ये बहुत अच्छे से लर्न हो गया, खासकर उन स्टूडेंट्स को जो बैक ईयर क्वेश्चंस को बिल्कुल रट्टाफिकेशन कर लेते हैं, यानी बिल्कुल रट लेते हैं और उससे आगे का नहीं सोचते हैं। तो ये जो है ना, जेपी नारायण, जयप्रकाश नारायण से ये हो गए बैकवर्ड लिंक क्वेश्चन, यानी कि ये पूछे जा चुके हैं। अब आगे क्या पूछा जाएगा? जयप्रकाश नारायण का क्वेश्चन सीरीज क्या खत्म हो गया? अब नहीं है कोई क्वेश्चन, है क्वेश्चन, मैं आपको बताती हूँ। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान आजाद दस्ते का गठन जयप्रकाश नारायण ने कहाँ किया? क्वेश्चन है, तो इसका आंसर है नेपाल में किया, पहला क्वेश्चन। अब इसी को पलट देते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन में आजाद दस्ते का गठन नेपाल में किसने किया? तो इसका आंसर है जयप्रकाश नारायण ने। यानी क्वेश्चन को आपको हर फॉर्मेट में तैयार रखना है। तो यहां से हम दो क्वेश्चन बना सकते हैं। तीसरा, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण क्रांति का आह्वान कब हुआ? तो संपूर्ण क्रांति का आह्वान 1977 में हुआ। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था जयप्रकाश नारायण ने। तो ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि 1977 में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया? जयप्रकाश नारायण। तो यहां से भी हमने दो नए क्वेश्चन बना लिए। इसके बाद भारत रत्न, जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न कब मिला था? 1998 में। या 1998 में इनमें से किसे भारत रत्न मिला था? ऑप्शन होगा जयप्रकाश नारायण, तो उस पर आपको टिक लगाना है। तो टोटल दो क्वेश्चन यहाँ। तो इस तरह से पिछले तीन क्वेश्चन तो आपने रट लिए, लेकिन आने वाले 6 क्वेश्चंस आपने छोड़ दिए उस टॉपिक से और आपको लगता है कि आपने जयप्रकाश नारायण को बहुत अच्छे से कवर कर लिया। तो इससे क्या होगा, प्रीलिम्स में आपको क्वेश्चंस जो है वो आपको आएंगे ही नहीं। इसलिए हमेशा फॉरवर्ड लिंक क्वेश्चन तैयार करना बहुत जरूरी, यानी जो पूछा जा चुका है वो तो आपने पढ़ के याद कर लिया, लेकिन उससे आगे क्या नया पूछा जा सकता है। क्योंकि अब क्या है, आयोग का ट्रेंड धीरे धीरे चेंज हो रहा है, क्वेश्चंस का लेवल टफ हो रहा है किसी भी एग्जाम में। तो हमेशा आपको फॉरवर्ड लिंक के लिए तैयार रहना है और अपनी क्लासेस के थ्रू मैं यही आपको कवर करवा रही हूँ ताकि मेरी क्लासेस देख करके आपका पूरा फॉरवर्ड लिंक तैयार हो जाए। क्योंकि इसके लिए कंप्लीट एनालिसिस चाहिए और आप स्टूडेंट्स का टाइम इतना वेस्ट ना हो, आप प्रॉपर पढ़ाई कर सके, इसलिए पूरा एनालिसिस करके मैं आपके लिए वो क्लासेस चला रही हूँ। और आज की क्लास है क्लास 2, इससे पहले क्लास 1 मैंने लिया हुआ है। प्रीलिम्स की सारे सब्जेक्ट की टॉपिक वाइज क्लासेस मैंने ली है जिसकी लिंक नीचे है। टेस्ट सीरीज मैंने ली हुई है जिसकी लिंक नीचे है और बाकी एग्जाम से जुड़ी सारी गाइडलाइन की भी लिंक नीचे है, आप उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे क्लिक करके देख सकते हैं। अब आपको रोज मेरी क्लास करनी है तो वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, तो सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, तो मेरी सारी क्लास की वीडियो अपडेट फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएगी। कमेंट सेक्शन में जाके आपके कोई भी डाउट्स हो, क्वेश्चंस हो और आपको ये वीडियो कैसी लग रही है, क्लासेस कैसी लग रही है, मुझसे जरूर शेयर करिएगा और अपने फ्रेंड्स से इस वीडियो को शेयर कर लीजिएगा ताकि उन्हें भी फ्री ऑफ कॉस्ट एक ऐसी क्लासेस मिल जाए जिससे कि उनका प्रीलिम्स का सिलेक्शन या क्वालिफाई वो कर जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास।
तो एक क्वेश्चन पहला हमने कर लिया जयप्रकाश नारायण वाला, उसके थ्रू हमने 5 क्वेश्चन किए। अब दूसरा क्वेश्चन है मैडम कामा के बारे में, जो 66 बीपीएससी में पूछा गया है। मैडम कामा ने भारत के तिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया था? और इसका आंसर कहाँ क्या है? स्टुटगार्ट। ये आपने पढ़ लिया होगा, आपको ये पता भी होगा। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है कि ये जो हुआ था स्टुटगार्ट में फहराया गया था, ये कौन सा अधिवेशन था? ये 22 अगस्त 1907 को हुआ था। यह कब हुआ था? तो फर्स्ट क्वेश्चन के थ्रू हमने 5 क्वेश्चन कर लिए थे। अब हम सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन है मैडम कामा के बारे में पूछा गया है कि मैडम कामा ने स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया था? तो इसका आंसर स्टुटगार्ट जर्मनी में। दूसरा क्वेश्चन कई बार पूछा गया कब फहराया था? तो 22 अगस्त 1907 को। ये 2 क्वेश्चन आपको अच्छे से पता है। तीसरा क्वेश्चन कुछ एग्जामों में पूछा गया है कि ये कौन सा अधिवेशन था? तो ये 7वां अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन था। यानी ये तो 3 क्वेश्चन कई एग्जाम में पूछे जा चुके हैं पिछले कई सालों में। अब आने वाले क्वेश्चंस क्या है मैडम कामा, चूँकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आने वाला क्वेश्चन है भारतीय स्वतंत्रता की जननी किसे कहा जाता है? तो भारतीय स्वतंत्रता की जननी कहा जाता है मैडम कामा को। दूसरा क्वेश्चन है नेहरूजी की, दादा भाई नेहरूजी की निजी सचिव इनमें से कौन थी? तो दादा भाई नेहरूजी की निजी सचिव थी मैडम कामा। और तीसरा क्वेश्चन क्या है, ये आप मुझे बताइएगा, ये आपके लिए होमवर्क है कि तीसरा क्वेश्चन मैडम कामा से क्या इंपॉर्टेंट नया बन सकता है फॉरवर्ड लिंक। तो 3 क्वेश्चन जो आ चुके हैं और 3 नए क्वेश्चन जो बन सकते हैं। तो फिर से हमने एक क्वेश्चन के थ्रू 6 क्वेश्चन कर लिया, बैकवर्ड क्वेश्चंस भी रिवीजन कर लिया और फॉरवर्ड क्वेश्चंस भी हो गया। अब अगला क्वेश्चन है पूर्ण स्वराज दिवस से, जो 66 बीपीएससी में पूछा गया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया? और मैक्सिमम स्टूडेंट ने इसे सही मारा होगा। इसका आंसर है 26 जनवरी 1930 को, क्योंकि ये बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। दूसरा क्वेश्चन है कि ये जो पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था, ये इसका निर्णय किस अधिवेशन में लिया गया? तो इसका निर्णय लिया गया था लाहौर में। लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? 1929 में। उसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। तो लाहौर 1929 जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे, जिसमें पूर्ण स्वराज का निर्णय लिया गया। ये 4 क्वेश्चन यूपीएससी तक में कई बार पूछा गया है। और इसके बाद जो ये तिरंगा झंडा फहराया गया था वो किस नदी के किनारे फहराया गया था? ये क्वेश्चन है, रावी नदी के किनारे फहराया गया था। दूसरा, कांग्रेस का अंतिम लक्ष्य पूर्ण स्वराज है, इसकी घोषणा कब की गई थी? कांग्रेस का अंतिम लक्ष्य पूर्ण स्वराज है, ये घोषणा इसी अधिवेशन में की गई थी जब जवाहरलाल नेहरू को निरस्त कर दिया गया था। और इसके बाद इसमें पूर्ण स्वराज को कांग्रेस का अंतिम लक्ष्य निर्धारित किया गया था। तो फिर से ये 1, 2, 3, 4 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और ये 2 क्वेश्चन नए बनते हैं, यानी कि 6 क्वेश्चन एक क्वेश्चन के थ्रू हमने कर लिया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे के क्वेश्चन है बिहार की स्थापना से रिलेटेड क्वेश्चन, जो कि पूछा गया है कि बिहार की स्थापना कब की गई थी? आंसर क्या है? 1912 में। बहुत अच्छे से याद है आपको, 1912 में की गई। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है बिहार की स्थापना की घोषणा कब हुई? तो 12 दिसंबर 1911 में हुई थी और दिल्ली में हुई थी, क्योंकि दिल्ली में क्या किया गया था? शाही दरबार आयोजित किया गया था। और किसने की थी घोषणा? ये इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम ने की थी। तो ये 3 क्वेश्चन जो है ये पूछे जा चुके हैं किसी न किसी एग्ज़ाम में। और अब आने वाले क्वेश्चंस क्या हैं कि बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है, ये आपको पता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन बिहार को अलग प्रांत बनाए जाने के कारण इस बिहार स्थापना दिवस एक्चुअली में 22 मार्च को मनाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पूछा जा सकता है कि बिहार वास्तविक रूप से स्वतंत्र राज्य के रूप में कब स्थापित हुआ? 1936 में स्थापित हुआ, क्योंकि उड़ीसा को अलग प्रांत का दर्जा फिर से दिया गया 1936 में। तो वास्तविक रूप से स्वतंत्र राज्य बना बिहार 1936 में। तो 12 दूनी 36, 1912 में घोषणा हुई और 36 में वास्तविक रूप से स्वतंत्र राज्य बना। ये कोड बना लीजिएगा। तो यहाँ पे हमने फिर से 5 क्वेश्चन कर लिए हैं। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन, 3 कठिया के बारे में। 3 कटिया फेवरेट टॉपिक है किसी भी आयोग का। तो बिहार में 3 कटिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता है? तो 3/20 भाग अमानत रखा जाता है, राइट। तो ये पूछा गया है क्वेश्चन, 3/20 भाग। दूसरा, 3 कटिया किससे संबंधित है? नील की खेती से संबंधित है, ये भी पूछा जा चुका है। लेकिन 3 कटिया पद्धति बिहार में मेनली किस जगह फेमस थी और इसका उन्मूलन फाइनली किस सत्याग्रह में हुआ? दोनों का आंसर है चंपारण। ठीक है।
इसके बाद है बिहार में प्रथम कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ, तो बिहार में प्रथम कांग्रेस अधिवेशन पटना में हुआ, या फिर ऑप्शन में ये नहीं दिया था बांकीपुर, तो ये पूछा जा सकता है कब हुआ था, 1912 में हुआ था। लेकिन ये कौन सा अधिवेशन था, तो ये अधिवेशन था 27वां अधिवेशन। बिहार में प्रथम कांग्रेस अधिवेशन जो हुआ वो था कांग्रेस का 27वां अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष थे माधोलकर। और इसके बाद आगे का क्वेश्चन क्या बन सकता है कि 38वां अधिवेशन कहाँ हुआ था बिहार में, तो बिहार के गया में हुआ था और जिसके अध्यक्ष थे CR दास। तो 27वां हुआ था पटना के बांकीपुर में, जिसके अध्यक्ष थे माधोलकर, और 38वां हुआ था गया में, जिसके अध्यक्ष थे CR दास। तो ये हो गए बिहार के रिलेटेड ये क्वेश्चंस। अब आगे के क्वेश्चन है, एक स्टेटमेंट है जो कि पूछा गया है कि किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि हमें एक ऐसी कार दी गई थी जिसमें सब ब्रेक थे किंतु इंजन नहीं था। तो हमें एक ऐसी कार दी गई जिसमें सब ब्रेक थे लेकिन इंजन नहीं था, ये कहा था 1935 के अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने। दो क्वेश्चंस तो इससे निकल गए कि जवाहरलाल नेहरू ने कहा था ये स्टेटमेंट और किस अधिनियम के बारे में कहा था, 1935 के अधिनियम में, और ये दोनों ही क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। इस अधिनियम के तहत भारत में संघात्मक व्यवस्था शुरू की गई, ये आपको पता है, लेकिन क्वेश्चन पूछा गया कि केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था किस अधिनियम के तहत की गई, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ये की गई थी 1935 के अधिनियम के तहत। अब आने वाले दिनों में क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, तो वो क्वेश्चन है कि अंग्रेजों द्वारा यानी ब्रिटिशों के द्वारा किया गया अंतिम संवैधानिक प्रयास कौन सा अधिनियम था, तो अंतिम संवैधानिक प्रयास था 1935 का अधिनियम। दूसरा क्वेश्चन जो कि इम्पॉर्टेंट है कि वर्मा तथा भारत के शासन अलग कर दिए गए किस अधिनियम के द्वारा, तो वर्मा और भारत का शासन अलग कर दिया गया 1935 के अधिनियम के द्वारा। तो 1935 के अधिनियम से ये दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आता है क्वेश्चन दांडी यात्रा से रिलेटेड। दांडी यात्रा कितने दिन चली थी, 66 बीपीएससी में पूछा है और आंसर स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि 24 दिन चली थी। फैक्ट से रट लीजिए। अब फैक्ट ही अगर पूछता है तो ये भी पूछा गया कि दांडी यात्रा में टोटल कितने अनुयायी थे गांधी जी के, तो 78 अनुयायी थे। गांधी जी कितने किलोमीटर की यात्रा की, 375 किलोमीटर की यात्रा की। और दांडी यात्रा कब शुरू हुई, 6 अप्रैल 1930 को। ये 4 क्वेश्चन किसी न किसी प्री एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। लेकिन इम्पॉर्टेंट क्या है कि दांडी यात्रा किस आंदोलन का ही एक भाग था, तो दांडी यात्रा सविनय अवज्ञा आंदोलन का एक भाग था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। दूसरा, दांडी यात्रा के दौरान तमिलनाडु में कौन नेतृत्व कर रहा था आंदोलन का, तो तमिलनाडु में नेतृत्व कर रहे थे C राजगोपालाचारी, इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। और एक और अगर क्वेश्चन बन सकता है तो संघीय प्रांत मतलब कि उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में कौन नेतृत्व कर रहा था, तो खान अब्दुल गफ्फार खान इसका नेतृत्व कर रहे थे। ये मे भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना चाहिए। अब अभी तक आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप समझ गए होंगे कि मैंने हर एक क्वेश्चन के थ्रू आपसे 6 क्वेश्चन तैयार कराए, 3 पुराने और 3 नए। तो अभी तक हमने 8 क्वेश्चन किए हैं। तो अभी तक हमने कर लिए 48 क्वेश्चन, 3 नए 3 पुराने करके, यानी कि हम 50 क्वेश्चन तक अराउंड पहुँच गए हैं इतनी देर में। अगर इस तरह से आप रोज़ देखते हैं तो आपको एक पूरा प्रॉपर रिवीजन हो जाएगा बैक ईयर क्वेश्चन और नए क्वेश्चन का। तो प्लीज़ मेरी इन क्लासेस को रोज़ ज़रूर देखिएगा जब भी मैं पोस्ट करती हूँ। और पुरानी क्लासेस भी मैंने बैक ईयर क्वेश्चन के आधार पे लिए, तो पुरानी क्लासेस को भी ज़रूर देखिएगा। आगे क्वेश्चन है, ये पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा एक सच्चा फल नहीं है, तो आंसर तो है इसका सेब, कि सेब सच्चा फल नहीं है। लेकिन अगला क्वेश्चन बन सकता है कि सच्चा फल इनमें से कौन है, तो अंगूर, खजूर और आलू बुखारा जो है वो सच्चा फल है। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि सेब किस तरह का फल है, किस प्रकार का, तो सेब जो है वो पोम प्रकार का फल है। ये 2 क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगला क्वेश्चन करंट अफेयर्स से पूछा गया है। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है कि कितने भारतीय समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट के लिए अनुशासित किया गया है। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो याद रखिए कि ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन जो है वो समुद्र तट से रिलेटेड है। दूसरा, ये कौन देता है ये सर्टिफिकेशन, तो ये पर्यावरण मंत्रालय देता है। ये 2 क्वेश्चन आने वाले दिनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। और बेसिक आंसर जो है वो 8 समुद्री तट को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया गया है। वो 8 ही आपके मैचिंग में आ सकते हैं, लेकिन इसमें इम्पॉर्टेंट ये है, एक तो शिवराजपुर जो कि द्वारका गुजरात में, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है गुजरात के समुद्री तट। दूसरा धोधला जो कि दीव में है। और तीसरा राधानगर जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। इसके अलावा और भी हैं जैसे कासरकोड और पादुबिद्री, ये कर्नाटक में है। कासरकोड पादुबिद्री ये दोनों कर्नाटक में है। इसके बाद है कप्पड़ जो ऐसे लिखते हैं कप्पड़, ये केरल में है। और ऋषिकोंडा ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ऋषिकोंडा अगर आप लर्न कर सकते हैं तो कर लीजिएगा, ये आंध्र प्रदेश में है। और गोल्डन जो है वो पूरी उड़ीसा में है। ये
गोल्डन जो है वो पुरी में है, यानी कि उड़ीसा में है। तो हो सकता है कि ये मैचिंग में आ जाए आपके लिए। ये सारे समुद्री तट हैं। तो शिवराजपुर द्वारका गुजरात में, धुंधला दीव में, राधानगर अंडमान निकोबार में, इसके अलावा केपी यानी कि कासरकोड और पाद्रुबिंदी कर्नाटक में है, कप्पड़ जो है वो केरल में है, ऋषिकोंडा आंध्र प्रदेश में, और गोल्डन जो है वो पुरी उड़ीसा में है। तो ये आज की क्लास जो है वो मैं यहीं तक रख रही हूँ। अभी तक हमने 60 क्वेश्चन कर लिए हैं। जैसा आप स्टूडेंट्स का रिस्पॉन्स आएगा मैं उसी हिसाब से क्लास आगे कंटिन्यू रखूँगी। तो आपको जो होमवर्क दिया एक क्वेश्चन वो मुझे ज़रूर बताइएगा, और आप अपने अकॉर्डिंग इन सारे क्वेश्चंस में कोई आपको और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अगर लग रहा हो तो मुझसे ज़रूर शेयर करिएगा। मैं अगली वीडियो में आपका नाम लेकर के उस क्वेश्चन को ज़रूर शेयर करूँगी। और इस वीडियो सीरीज़ से जुड़े रहिएगा।